सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में आने के लिए महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आए हुए भी क्वेश्चन हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन लिया वो कार्य और समय से लिया है। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आपका 18 चिड़िया। ये 18 चिड़िया हैं, 18 दिनों में 18 घोंसले बनाती है। तो एक चिड़िया एक घोंसला कितने दिनों में बनाएगी हमें बताना है। तो इसके लिए हमारे एक ट्रिक है आपकी MDH/W और बराबर लगाते हैं MDH और बटे में लगाते हैं W। अब दोनों हम बराबर बराबर क्यों लगाते हैं? ये वाला जो है वो पहले सेंटेंस के लिए, जो पहला सेंटेंस है वो आपका 18 चिड़िया 18 दिनों में 18 घोंसले बनाती है। तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो पहले सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले पे यहाँ पर 1 लगा लेते हैं। तो 1 यहाँ ही 1 और यहाँ भी 1 लगा देंगे। जो सेकंड सेंटेंस है वो आपका है एक चिड़िया एक घोंसला कितने दिनों पर बनाएगी। तो यहाँ पर हम लगा लेंगे सेकंड सेंटेंस के लिए सबके नीचे 2 लगाते हैं। अब शुरू में दिया हुआ आपका 18 चिड़िया, तो जो 18 चिड़िया हैं वो M1 की जगह हम लगा देंगे क्योंकि ये 18 आदिमों का कार्य करेंगी। तो 18 चिड़िया हैं गुणा D1 दिन कितने हैं, शुरू में 18 दिन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 18 दिन। और आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको घंटे नहीं दिए हुए हैं, तो हम घंटे को छोड़ देंगे। जो चीज़ नहीं दी गई है फॉर्मूले में उसका मान हम वहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे। बटे में ये काम कितना कर रही है, ये काम कर रही है 18 घोंसले बना रही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 18 बराबर में सेकंड सेंटेंस में आपको दिया हुआ है एक चिड़िया, तो एक चिड़िया आगे दिया हुआ है एक घोंसला कितनी दिन में बनाएगी, दिनों की हमें संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर हम D2 जैसे है वैसे लिख देंगे। यहाँ पर आपको घंटे नहीं दिए गए हैं तो हम घंटे को जैसे है वैसे ही लिख देंगे। और बटे में कार्य कितना कर रही है, कार्य कर रही है एक घोंसला बना रही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। अब ये 18 से 18 आपका हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 18 और यहाँ बचेगा आपका D2। तो हम कह सकते हैं कि एक चिड़िया एक घोंसले को अगर वो अकेली कार्य करेगी तो वो उसको 18 दिन में कंप्लीट कर देगी। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसी प्रकार से आप और जो ट्रिक वाले क्वेश्चन होंगे इसी मेथड से आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह 200 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो चाल दी हुई है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। तो पहले हम लिख लेंगे चाल आपकी है 36 किलोमीटर प्रति आवर। अब आपको जो समय दिया हुआ वो सेकंड में है और जो रेलगाड़ी पुल की लंबाई है वो 200 मीटर यानी कि मीटर में है। तो हम क्या करेंगे, इस जो चाल है इसको हम चेंज कर लेंगे किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी हुई है और आपको चेंज करनी है मीटर प्रति सेकंड में, तो डायरेक्ट इसकी शॉर्ट ट्रिक है 5/18 से गुणा कर लेते हैं। अब 18 से कट जाएगा आपका 2 बार और 2 की गुणा करेंगे 5 से तो कितना आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अब ये जो 5/18 ये आता कहाँ से है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा हुआ किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और बटे में घंटा। अब 1 घंटा में जो सेकंड होती है वो होती है 3600। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका 5/18। तो इससे हम डायरेक्ट इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करके डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं 5/18 से। अब आपको जो रेलगाड़ी की लंबाई है, ये पुल की जो लंबाई है, पुल की लंबाई आपको दी हुई है 200 मीटर, समय आपको दिया हुआ है 20 सेकंड। तो बताना रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लेते हैं वो x है जो हमें निकालनी है। माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर मानते हैं, मीटर मानेंगे क्योंकि हमारे पास मीटर में, तो ये भी जो लंबाई है वो क्या होगी मीटर में आएगी। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि जो मेन फॉर्मूला होता है वो ये होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल आपकी कितनी है, चाल है आपकी 10। अब दूरी कितनी रखनी है बस हमें ये सोचना है। अब आपको मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि दूरी यहाँ पर कितनी रखी जाएगी। हमने मान लिया कि जो पुल है इस पुल की जो लंबाई वो आपकी कितनी है 200 मीटर है। अब हमें निकालनी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब सपोज़ करो रेलगाड़ी आपकी इस लाइन पर है,
इस रेलगाड़ी की जो लंबाई वो x मान ली हमने, x मीटर माननी है। अब जब रेलगाड़ी इस पुल को पार करेगी, यानी कि इस लाइन को जब क्रॉस करेगी, वो यहाँ पहुँच जाएगी, तो उसे दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी या फिर उसकी लंबाई कितनी होगी। तो टोटल दूरी कितनी आएगी, जब रेलगाड़ी इस पुल को पार करेगी तो 200 मीटर दूरी तो आपकी ये तय करेगी उसे, इस पुल को पार करने के लिए। और जो लास्ट वाला डिब्बा होता है जिसमें आपका एनटीपीसी मतलब जो गार्ड बैठा रहता है, वो लास्ट वाले डिब्बे में रहता है। जब तक वो लास्ट वाला डिब्बा इस पुल से पार नहीं निकलेगा, तब तक हम कह सकते हैं कि जो रेलगाड़ी है वो पुल को पार नहीं की है। अब हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी क्या है, इस पुल को पार कर जाएगी, ये जो डिब्बा लास्ट वाला इसको क्रॉस कर जाएगा, तो ये वाली लंबाई 200 मीटर और प्लस खुद रेलगाड़ी की लंबाई, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो आपकी जो कुल दूरी है वो निकल कर आ जाएगी। तो कुल दूरी यहाँ पर रखी जाएगी x प्लस 200 मीटर बटे में समय कितना आपका, समय आपका दिया हुआ है 20 सेकंड का आपका समय दिया हुआ है। तो हम क्या कर लेते हैं, समय को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अगर हम समय को नहीं बढ़ाएंगे तो इसका जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, जो समय है वो 30 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30। अब इस 30 की हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 300 बराबर, यहाँ बचेगा x प्लस 200। अब इसको हम उठा के इधर ले आएंगे तो 300 माइनस हो जाएगा आपका 200 और बराबर बचेगा x। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 100 मीटर। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो 100 मीटर है। अगर आपसे पूछता है दूरी कितनी है, तो दूरी आप कितनी हो जाएगी, x प्लस 200, और x का मान कितना आपका 100, और 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा 300। तो वो 300 मीटर की दूरी तय करेगी। यहाँ पर जो वैल्यू थी वो मिस्टेक लिखी हुई थी, यहाँ पर क्वेश्चन में 30 दिया हुआ था, ये गलती से 20 लिखा गया था। अगर यहाँ पर हम 20 लिखेंगे तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो आपकी निकल जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर 200 आएगा और ये भी 200 होगा, तो 200 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 0, और रेलगाड़ी की लंबाई 0 नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है प्रतिशत से, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी से 25% अधिक है ए की आय। अगर मान लो इसने रखा है ए की जो आय है वो बी क्या है, बी से अधिक है, तो बी की हमने मान लेते हैं 100। अगर बी जो है 100 रुपये कमाता है तो ए कितना कमाएगा, इससे 25% अधिक। तो 25% अधिक लग गया है 125 रुपये। इन्हें रखा ना, यदि ए की जो आय बी की आय से, यानी कि बी से क्या है 25% अधिक है। देखो बी की 100 है तो इसकी हो जाएगी 125 हो जाएगी। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, इनमें दोनों का अंतर कितने का है 25, दोनों को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितने का अंतर है 25। और हमें जो आय निकालनी है वो निकालनी है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में अगर हम चेंज करें तो यहाँ पर गुणा करेंगे 100 से। अब बटे में हमें क्या रखना, बस हमें यही सोचना है। बटे में हम यहाँ ए की आय रखेंगे, वी की आय रखेंगे। अब देखते हैं तुलना किससे करने के लिए कह रहा है। इन्हें अगर कहा बी की आय ए की आय से, ये लिख रखा है ए की आय से, तो ए की आय कितनी है आपकी 125। तो जिसकी आय से हमें तुलना करनी है उसकी आय को हम बटे में लगा देते हैं। अब ये 25 से पूरा पूरा कट जाएगा, 25 पंजे 125, और 5 से हम इसे काट देंगे, 5 दूनी 10 और 0 ऐसे लगा देंगे। तो बी की जो आय है वो ए की आय से क्या है 20% कम है। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो मेन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ भी है एग्जाम। अब जो क्वेश्चन है पहला चौथा क्वेश्चन, 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो आपको 620 रुपये दिया हुआ है। तो मूलधन कितना होगा ये हमें बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों करने के लिए आपकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपकी ये है। शॉर्ट ट्रिक आपकी है, अंतर बराबर होता है पी यहाँ पर मूलधन है, आर यहाँ पर दर है, और ये क्वेश्चन आपको दर नहीं दी हुई है। तो दर जो क्वेश्चन में दी हुई थी वो आपकी दी हुई थी 10, ये क्वेश्चन में छूट गई है। आर का जो मान है वो 10 दिया हुआ है, आर का मान दे रखा है और हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, आपको जो अंतर दिया हुआ वो कितना है 620 है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 620। मूलधन कितना अब हमें निकालना, तो हमने मूलधन में मान लिया पी है। आर का मान कितना आपका 10 और बटे में कितना है 100, और यहाँ पर हम लगा देंगे इसका स्क्वायर, क्योंकि जो पूरा फॉर्मूला वो बहुत ट्रिक का है। अगर तुम इस क्वेश्चन को बिना ट्रिक के सोल्व करोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक दी हुई है। अब 300 प्लस आर, अब आर की वैल्यू आप कितनी है 10 और बटे में लगा देंगे हम 100। अब ये 0 इससे हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा आपका 620 पी, यहाँ बचेगा 1/10।
तो 1/10 का जब 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 100, गुणा में ये हो जाएगा आपका 310 और बटे हो जाएगा आपका 100। यहाँ से इस तरह से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये आपका कटेगा 61 दूनी 62, यानी कि आपका पूरा पूरा ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 31 दूनी 62, पूरा पूरा 2 बार कट जाएगा। तो 2 बराबर P बटे इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। अब 10,000 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा आपका 20,000। तो जो मूलधन है वो कितना आपका 20,000 है। तो इस ट्रिक से आप और भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बंदर किसी खंभे पर एक छलांग में 3 मीटर ऊपर चढ़ता है तथा वह अगली छलांग में 1 मीटर नीचे खिसक जाता है, तो वह 20 मीटर ऊंचे खंभे पर कितनी छलांग में चढ़ेगा, ये हमें बताना है। तो उस क्वेश्चन में करेंगे थोड़ा डायग्राम की सहायता से समझ लेते हैं। डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये हमने मान लिया कि जो आपका 20 मीटर ऊंचा खंभा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन है 20 मीटर की जगह 3 मीटर हो सकता है, मतलब खंभे की जो ऊंचाई है वो कितनी भी हो सकती है। और यहाँ पर दे रखा है अगली छलांग में 1 मीटर नीचे खिसकता है। अब जहाँ 1 मीटर है वहाँ 2 मीटर भी हो सकता है, 1.5 मीटर भी हो सकता है। तो सब के अंदर करने का जो मेथड है वो यही लगेगा। अब हम क्या करेंगे, तो उसने पहली छलांग लगाई, पहली वाली छलांग में वो क्या हुआ 3 मीटर ऊपर चढ़ा, 3 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा। अब जब वो यहाँ है बंदर तो उन्होंने क्या करा, जब छलांग लगाई तो वो यहाँ पहुँच गया, ये हो जाएगी आपकी 30 की 3 मीटर हो जाएगी पहली छलांग में। जब उसने अगली छलांग लगाई, नीचे दूसरी छलांग लगाई तो वो क्या हुआ, चढ़ने की बजाय 1 मीटर नीचे खिसक गया, यहाँ पर आ गया 1 मीटर नीचे खिसक कर। तो हम कह सकते हैं वो कि 2 बार में वो केवल 2 ही मीटर चढ़ा, 2 बार में 2 ही मीटर चढ़ेगा। अब हम क्या करेंगे, हमें चढ़ाना कितना 20 मीटर, और ये जो क्रिया ना वो बार बार करता रहेगा, पहले वो चढ़ेगा ऊपर को फिर वो नीचे को खिसकता रहेगा। अब हम क्या करेंगे 20 मीटर ऊंचे खंभे पर हमें कैसे चढ़ाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि वो एक छलांग में कितने मीटर ऊपर चढ़ रहा है। 3 मीटर चढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे 20 में से घटा देंगे 3, तो कितना हो जाएगा 17। तो हम क्या करेंगे 17 मीटर उससे पहले चढ़ा लेंगे। 20 में से हमने क्या करा है उसको 3 को माइनस कर दिया, तो यहाँ बचेगा आपका 17 मीटर। तो पहले हम क्या करेंगे उस बंदर को 17 मीटर यानी कि यहाँ पर चढ़ा देंगे। तो जब वो 2 बार में 2 मीटर चढ़ता है तो 17 बार में 17 मीटर चढ़ेगा, 17 बार में क्या होगा 17 मीटर चढ़ेगा। तो जो बंदर है वो यहाँ पर आकर बैठ जाएगा, कितनी बार में 17 बार में, यहाँ पर आएगा 17 बार में। अब जब बंदर यहाँ पर छलांग लगाएगा तो कितने मीटर चढ़ेगा 3 मीटर चढ़ेगा, क्योंकि एक बार में वो चढ़ रहा है 3 मीटर। तो जब यहाँ से उसने अगली छलांग लगाई तो वो यहाँ पर आकर बैठ जाएगा। तो 17 बार और प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 18 बार। तो 17 तो ये हो गया, 17 मीटर तो पहले चढ़ गया, अगली छलांग लगाई तो वो 3 मीटर और चढ़ गया, तो 17 प्लस कितना हो गया 3 यानी कि 20। अब जब बंदर यहाँ पहुँच जाएगा तो पहली बात तो खंभे पर ऊपर जाकर वो बैठ गया, वहाँ से फिसलने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो हम कह सकते हैं वो 18 बार में उस 20 मीटर ऊंचे खंभे पर आसानी पूर्वक चढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये परसेंटेज से क्वेश्चन लिया हुआ है। किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% छात्र पास होते हैं और दोनों विषयों में 10% फेल होते हैं। यदि छात्रों की संख्या 144 हो तो छात्रों की कुल संख्या कितनी थी वो हमें बताना है। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं हम वेन डायग्राम से करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 वेन डायग्राम बना लेंगे। ये हो जाएगा आपका पहला वेन डायग्राम, हो जाएगा आपका सेकंड वेन डायग्राम। अब ये दोनों वेन डायग्राम आपस में एक दूसरे को काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दे रखा है दोनों विषयों की संख्या। तो जो दोनों वाली कंडीशन है वो हम यहाँ रख लेंगे। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं मैथ, क्योंकि एक तरफ आपका इंग्लिश है और एक तरफ आपका क्या है मैथ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंग्लिश के बच्चे और यहाँ पर हम लिख लेंगे मैथ के बच्चे। अब हमें देखना है कि जो वेन डायग्राम है वो फेल के लिए बनाना है या पास के लिए बनाना है, वो डिपेंड करता है इन दोनों वाली कंडीशन पर। तो जो दोनों वाली कंडीशन दी गई है वो दी हुई है आपकी 10% क्या हो रही है फेल हो रहे हैं। तो जो डायग्राम हम बनाएंगे वो बनाएंगे फेल के लिए, फेल के लिए डायग्राम बनेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है फेल हो रहे हैं। अब 70% बच्चे क्या हुए अंग्रेजी में पास हुए। जब 70% बच्चे अंग्रेजी में पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, फेल हुए होंगे मात्र 30%। 100 में से घटा देंगे तो बचेगा 30%। अब 30% में से 10% ये जो हिस्सा आपका वो क्या है इंग्लिश में भी है और मैथ में भी है, तो 10% हमने पहले लिख लिया। तो कितना बचेगा आपका 20% बचेगा, 20 ही तो बचेगा। तो देखो टोटल मिला के 100 हो जाएगा। 10 और 20 कितना होगा 30, और 30 प्लस 70 कितना हो जाएगा 100, टोटल 100% होता है।
तो हमने क्या करा, पहले अंग्रेजी में संख्या कितनी आपकी 70% क्या बच्चे हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। इस 70 में हमने क्या करा, 100 में से घटाया 70, तो कितना बचा आपका 30% क्या है अंग्रेजी में फेल हो रहे होंगे। अब उस 30 में से हमने क्या करा, 10% तो पहले लिख लिया क्योंकि दोनों में फेल हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मैथ में देखेंगे। मैथ में जो है 80% बच्चे क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। जब मैथ के अंदर 80% बच्चे पास हो रहे हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 20%। 20% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। अब उस 20 में से 10% जो है वो इधर भी काउंट होना है, इधर भी काउंट होना है। तो 20 में से हमने 10 तो पहले लिख लिया, तो यहाँ कितना बचेगा आपका, 10 ही तो बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10। अब हम क्या करेंगे, इन सबको टोटल ऐड कर लेंगे। तो टोटल ऐड करेंगे तो 10 + 20 + 20 कितना हो जाएगा आपका, 40। तो कुल मिलाकर आपके 40% जो छात्र हैं वो क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। तो अब 40% फेल हो रहे हैं तो पास कितने हुए, 60%, तो कुल मिला के 100% हो जाएगा। अब टोटल जो बच्चे पास हुए हैं वो 60% पास हुए हैं दोनों विषयों में, मतलब कुल मिलाकर। अब आगे दिया हुआ है यदि ये छात्रों की संख्या है जो दोनों विषय में क्या हुए, पास हुए हैं। हमें निकालना कुल छात्र कितने हैं। तो कुल छात्र हमें मान लें कि x है, उस x का 60% बराबर हम लगा देंगे 144। तो x गुणा 60/100 और बराबर लगा देंगे 144। ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 से काटेंगे 5। तो यहाँ बचेगा x गुणा में 3 और बटे में 5 बराबर 144। 3 से पूरा पूरा हो जाएगा कैंसिल, 3 चौक 12 बचेंगे 2, 3 अट्ठे 24। अब हम क्या करेंगे, इस 5 की गुणा इससे कर देंगे। तो 5 गुणा 48, 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20 और 4 24। तो कुल जो छात्र हैं पूरे विद्यालय में वो 240 थे। अब यहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए। तो आप देख सकते हैं इस वाले भाग को छोड़ दो, जो बीच वाला भाग है, ये जो भाग होता है वो दोनों के लिए होता है। अगर आपसे पूछता है केवल इंग्लिश में फेल, तो कितने हुए इंग्लिश में फेल, 20। केवल, ये केवल वाली कंडीशन है, मतलब कि ना तो इसके अंदर मैथ है, मतलब केवल का ना होता है कि किसी एक विषय से चुने हुए। तो केवल इंग्लिश में जो फेल हुए वो 20% फेल हुए, केवल मैथ में 10% फेल हुए, टोटल मिला के 40% फेल हुए। अगर आपसे पूछता है अब क्वेश्चन में कि इंग्लिश में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो कुल संख्या हमारे पास कितनी छात्रों की संख्या, 240 है। अब इंग्लिश में फेल कितने हो रहे हैं, 20। हम ये देखेंगे 30% थे, हम देखेंगे 20। हम क्या करेंगे, इस 20 को माइनस करेंगे 100 में से, कितना बचेगा, 80। तो हम क्या करेंगे, 240 का 80% निकाल देंगे और यहाँ पर जो सोल्व करके आएगा वो तुम्हारा जाएगा केवल इंग्लिश में पास होने वाले। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं केवल मैथ में पास होने वाले, या केवल मैथ में फेल होने वाले, या केवल इंग्लिश में फेल होने वाले। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।